दोस्तों, मैं हूं अकरम और आप देख रहे हैं द पॉलिसी टाइम्स, भारत का पहला मीडिया जो पॉलिसी जर्नलिज्म, पॉलिसी एडवोकेसी और डेवलपमेंट जर्नलिज्म पे अपना झंडा उठा के पूरे देश को एक डेवलपमेंट का डायरेक्शन, पूरे देश और दुनिया को एक डेवलपमेंट का डायरेक्शन देने का प्रॉमिस उठाया हो और नाता उठाया हो और कर रहे हैं। जब हम डेवलपमेंट जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, जब हमने ये काम शुरू किया, खास करके पूरी दुनिया जब कोविड-19 एक पेंडेमिक से इम्पैक्टेड हुआ, कोविड-19 पेंडेमिक में हमने देखा है किस तरह से दुनिया में बहुत सारा बदलाव आया है। और हम जानते हैं कोविड-19 कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर से अलग नहीं है। इनफैक्ट इसको थर्ड वर्ल्ड वॉर ही कहा जाता है। और इसकी सारी जो इम्पैक्ट और सारी जो रीओरिएंटेशन, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द पावर है दुनिया में, जो पहले जो दुनिया के सुपर पावर जिसको माना जाता था और अब जो जिसको सुपर पावर माना जाएगा अगले 10 साल बाद, ये सारा पूरा स्ट्रक्चरल चेंज कैसे हुआ है, कोविड-19 एक्चुअली है क्या, और क्या थोड़ा और गहरी तरीके से अगर हम सोचें, क्या आपको लगता है ये कोविड-19 के बाद दुनिया और पुश कर रही है टुवर्ड्स ए ऑटोक्रेटिक रिज्म और रिजिम? इसी पे हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज एक बहुत इंपॉर्टेंट खास मेहमान है, प्रोफेसर ए गोपालकृष्णन अय्यर, एडिटर इन चीफ हैं मार्केटोनॉमी मैगजीन के और प्रेसिडेंट है मार्केटोनॉमी फाउंडेशन का। प्रोफेसर अय्यर, स्वागत है आपको हमारे प्रोग्राम में। पहला सवाल, हम सब जानते हैं कोविड-19 पेंडेमिक जो है एक सीवियर हिस्ट्री में, इतिहास में पहला ऐसा पेंडेमिक है, लेकिन जो चर्चे का आज विषय है वो मैं जानना ये चाह रहा हूँ, क्या कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया चाइना जैसे कोई ऑटोक्रेटिक रिजीम में कन्वर्ट हो रही है? देखिए, इसके बहुत सारे आसार हैं और इसके बहुत सारे मतलब साइंस हैं आज। देखिए, सबसे पहली चीज है कि दुनिया में हमने इंडिविजुअल फ्रीडम को कर्टेल करने का कार्य हर देश ने किया, तकरीबन हर देश ने किया ये पैंडेमिक के होने के बाद। यहां तक कि एक सवाल एक क्रिटिक्स के जोन से उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पैंडेमिक आप प्लान करके कुछ किए हैं क्या, इस तरह के सवाल उठने लग गए और बहुत डीप उठ रहे हैं। मतलब अब वो पहले वाले टाइम के सवाल नहीं है। अब जैसे बोला जा रहा है कि हमको जाके ढूंढना है उन एनिमल्स को जिससे ये फैला जा रहा है। काफी कोशिश करी डब्ल्यूएचओ में, हर तरह की एनालिसिस करी गई, पर किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा। इतना बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन माना जाता था डब्ल्यूएचओ कि आज वो लॉगर हेड्स पे है, क्योंकि वो बता ही नहीं पाया कि वायरस कहां से आई। और हमें ये सवाल क्यों उठाने पड़ रहे हैं? अब देखिए, आप इसके पहले सार्स भी आया, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, उसके पहले इबोला था, उसके पहले मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम था। अब कोई भी ये वायरसेस सारे कोरोना फैमिली के वायरसेस, ये जब भी आए हमने इस तरह का बवाल नहीं मचाया जिस तरह का अभी हम मचाए हैं। तो बेसिकली दुनिया में एक सवाल पूछा जा रहा है कि इसको सार्स नोवल कोरोना वायरस 2 बताया गया आपने, और इसको एकदम मिस्टीरियस वायरस के रूप में प्रेजेंट कर दिया गया। वुहान के यहां से निकलने की बात आई, चीन ने काफी कोशिशें करी ये बताने की कि हम नहीं है, ये कहीं और से आया, हम खाली जिम्मेदार नहीं है, कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लिया। और जब सारे के सारे बातें चीन की तरफ गई, अभी भी मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि चीन अकेला जिम्मेदार होना चाहिए, लेकिन चीन के ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बहुत सवाल साफ उठ गए। चीन डजंट वांट टू बी क्वेश्चन, चाइना सवाल नहीं उठवाना चाहता है। तो हमें अगर ये सबने मिलके कुछ किया है, दुनिया भर के लोगों ने कहीं कुछ कोई ग्रुप मिलके किया हुआ है, इसकी इन्वेस्टिगेशन तो सारे दुनिया के सिटीजन्स की होनी चाहिए। ये किसी एक देश की, भारत देश का सवाल नहीं है। इसमें तो जर्मनी होगी, यूरोपियन यूनियन होगा, काफी इंपैक्ट हुआ इन लोगों को, वहां बहुत लोग मरे, अमेरिका में बहुत लोग मरे ट्रंप के समय में। अब ट्रंप तो हार गए, अब वो क्वेश्चन तो बाइडेन उठा सकते हैं, वहां पर पॉलिटिकली तो करेक्ट है, बाइडेन सरकार को पूरा शक्ति है कि वो इस सवाल को उठा सकता है। तो हमारे को ये अब पूछना पड़ेगा इस समय, ये सारी जो कहानी है, क्या ऐसा तो नहीं है दुनिया के सिटीजन्स के राइट्स की कर्टेलमेंट की तरफ चले गए? और एक चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की समय एक वर्ल्ड ऑर्डर की बात करी, जिसमें भारत ने नहीं मानी उसकी बात उस समय, वी डिड नॉट बिकम पार्ट ऑफ बीआरआई, और चाइना को उसका डेफिनेटली चाइना वाज पुशिंग इन दैट एरिया। और आप और एक मैं आपको इंडिकेटर बता दूं, आज आप देखिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे भारत के ऊपर जो दबाव है, वो एससीओ जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपके बिल्कुल बगल में है। और उसके अंदर क्या है कि भारत एकमात्र है, अगर आप बाकी 3 देखें तो हम रशिया पे विश्वास कर सकते हैं, परंतु चीन और पाकिस्तान का वहां होना ही बताता है कि रशिया विल बिकम अ मिडिल पाथ टेकर, और चीन और ये हम पर हावी हो जाएंगे वहां। भले पाकिस्तान हावी ना हो, चीन हावी होगा हम पे। दूसरी तरफ आप ब्रिक्स की देखिए क्या हालात है, इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसके अंदर आप किसी भी देश को लगा लीजिए, रशिया न्यूट्रल रहेंगे,
भारत अपनी बात कहना चाहेगा है। साउथ अफ्रीका बिल्कुल इस पोजीशन पे नहीं है कि वो चाइना को काउंटर करना, ये एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। हम तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ जा भी नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं ये ब्रिक्स और ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है, इसमें भी भारत का बोलबाले का सवाल उठ गया है। हम किसी लीडरशिप का सवाल नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे हैं कि वहां हमारी बात रखी जाएगी या हमको एक तरह से एनसर्कल किया जाएगा, बड़े टेक्निकली बड़े तरीके से एनसर्कल किया जाएगा। तो आप इसको और स्प्रेड करिए। अब आप इसको ले जाइए कि आसियान को देखिए, भारत आरसीईपी का पार्ट नहीं बना, उसमें फॉरेन अगेंस्ट आर्गुमेंट हुए। मेरा व्यू ये है कि हमें बनना चाहिए। अब 90% व्यू भारत में ये होगा कि आप आरसीईपी के पार्ट होने नहीं चाहिए, पर मैं कहता हूं कि इसमें बड़ी खतरनाक प्लॉय है। ये प्लॉय इसलिए है कि जब ट्रंप ने कहा मैं डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ कर रहा हूं, उसने डिफैक्टो पूरा का पूरा टर्फ ऑफ डब्ल्यूएचओ चाइना के हाथ में छोड़ दिया और उसने $200 मिलियन फंडिंग भी हटा दी। इसका मतलब गरीब कंट्रियों की फंडिंग चलेगी। और उसके यहां से आप देखेंगे तो एक सवाल उठता है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बिकेम द लार्जेस्ट फंडर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द डब्ल्यूएचओ। और ये एक प्राइवेट, बोलते हैं ना, प्राइवेट हाथों में चला गया डब्ल्यूएचओ, एक तरह से उसकी इन्फ्लुएंस में, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस में चला गया। इसके सवाल उठते हैं कि ये जो पीरियड था, ये बड़ा भयंकर पीरियड था जिसमें अमेरिका वाज नॉट सपोर्टिंग दिस। अच्छा, इसके पहले देखिए ट्रम्प साहब ने क्या किया। ट्रम्प साहब ने जब COP15 हुई, जो क्लाइमेट चेंज की मीटिंग हुई, उसमें तो अमेरिका बाहर निकल गया, भारत उसमें बैठा था इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेके, भारत उसका पार्ट था, बाकी दुनिया के लोग भी पार्ट थे, यूरोपियन यूनियन पार्ट था। तो जब फ्लैगशिप क्लाइमेट चेंज का जो इंपैक्ट होना था, जिसमें हमें रोकना था, तो अमेरिका उसका साथ नहीं दे रहा था। ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ क्या, इतनी बड़ी बेवकूफी हुई कि पूरी क्लाइमेट चेंज के जो इक्वेशन है वो सारा चीन के हाथ चला गया। क्योंकि चीन से ऊपर कौन है? $14 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसके ऊपर तो 23 ट्रिलियन की एक इकोनॉमी है जिसका नाम है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर वो कहती है कि हम इन सब जगह से हम निकल जाते हैं, तो रह कौन गया उसको लड़ने की? इसके बाद जापान, जर्मनी, भारत, बिकॉज जापान इज ऑलमोस्ट $5 ट्रिलियन, जर्मनी करीब $4 ट्रिलियन है और भारत करीब $3 ट्रिलियन है। बस ये इकोनॉमी लड़ने के लिए रह गई चीन के 14 ट्रिलियन के सामने। तो हमारी क्या फाइनेंशियल शक्ति क्या थी उस समय? हमारे फाइनेंशियल, तो ये एक वर्ल्ड ऑर्डर, चाइनीज वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहा है। ये आप देखिए बड़े तरीके से गया है। और इसको एक तरह से मैं ट्रंप को जरूर मैं दोषी मानूंगा कि उसने पूरी अमेरिका को झोंक दिया इसमें से बाहर निकालने के। उसने अपना रास्ता लिया और अभी बाइडेन के लिए बहुत बड़ी तकलीफ है कि जो उसने किया है उसको अंडू करने के लिए उसको समय लग रहा है। वो बोल नहीं पाएंगे, एटलीस्ट 1 ईयर लगेगा उसको, कम से कम उसको लेवल पे लाने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क वाइज। जैसे क्लाइमेट चेंज का जो पेरिस अकॉर्ड को ज्वाइन करने का काम हुआ, अभी उन्होंने सपोर्ट तो दे दिया है, एटलीस्ट वर्बल सपोर्ट तो आ गया अमेरिका से। अमेरिका में काफी मूवमेंट होगी। उसके अलावा जो ये पूरी जो वैक्सीनेशन और बाकी प्रक्रिया है, इस पे फूक फूक कर कदम रख रहे हैं बाइडेन, क्योंकि एक तरफ वो डॉक्टर फॉची को हटा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर फॉची उसके हेड थे सबसे, तो उनसे उनको इंफॉर्मेशन भी चाहिए। दूसरी चीज है, पूरी तरह से ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। तो अपनी मेडिकल सिस्टम को, फिर उनको ये देखना है कि इतनी मौतें हुई अमेरिका में, सबसे खराब हैंडल किया गया इस कोविड वायरस को अमेरिका, तो उसको ठीक करना। हम भारत की बात करते थे, भारत में इतना खराब हैंडल नहीं हुआ है, पर भारत अपनी सिस्टम अपनी जगह है। एक पिक्चर, हालांकि आपने कई सारे सवाल मेरे खड़ा कर दिए, मुझे पूछने का क्यूरियोसिटी जाग रही है, लेकिन मैं इतना सारा सवाल एक साथ नहीं करना चाह रहा हूँ। पहला एंगल, हमने देखा कोविड-19 क्राइसिस जो आया है पूरी दुनिया के सामने, इसको लड़ने के लिए हम देखा अच्छे खासे जो बड़े कंपनीज है उनकी इन्वॉल्वमेंट और उनकी सॉल्यूशंस हर सरकार सरेंडर करके एक्सेप्ट कर रही है। क्या ये एक सोची समझी प्लान साजिश है कि मैंने जो बिग फार्मा कॉर्पोरेट्स विल रूल दी हेल्थ केयर, ग्लोबल हेल्थ केयर इंडस्ट्री? क्या इस तरह से कुछ आउटलुक हम यहाँ से निकाल सकते हैं? और इनके पीछे जो बड़े-बड़े फंडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो उनको चला रहे हैं? देखिए, ये तो कई बार आया है। देखिए, रॉबर्ट एफ कैनेडी, जो कि अमेरिका में काफी अपोज करते हैं और चिल्ड्रन वैक्सीनेशन के बहुत ही खिलाफ हैं, वो इन पर से वैक्सीनेशन के खिलाफ नहीं है। ही इज द नेफ्यू ऑफ जॉन एफ कैनेडी। मतलब, तो वो जो है वो काफी दिनों से मुहिम चला रहे हैं अमेरिका। और उनका ये कहना है, उनकी मुहिम में बड़ा साफ है, उनका कहना है कि ये सब दुनिया की दवाइयों की कंपनी का एक अलायंस बना हुआ है, जो बिल्कुल अपनी बिजनेसेस को थ्रू दी, कहते हैं उसको प्लैंडेमिक ही कह रहे हैं कि भाई इन्होंने तरीके से इसको किया है। अच्छा, इनकी बात को काफी रिफ्यूट किया गया, काफी दूसरे लोगों ने अपोज भी किया गया, कुछ प्रो है कुछ खिलाफ है। पर एक बहुत बड़ा सवाल है जो आपने और हमने भी उसको डिस्कस किया था काफी पहले, वो था इवेंट 201।
Now, event 201 was conducted under the aegis and chairmanship of the Bill and Melinda Gates Foundation. It happened on the 18th of October at Pierre Hotel, New York. And all this is available on the internet. Luckily, it is not removed. Everything is there. And उसमें क्या हुआ कि दुनिया भर की फार्मा कंपनियां आई और उसके पार्टनर थे ये मार्क जकरबर्ग, जो चैन जकरबर्ग फाउंडेशन है वो भी उसका पार्टनर था। फिर जो अमेरिका की जो नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH, वो उसकी पार्ट थी, जिसके फॉची एक्चुअली चेयरमैन है। तो ये सारी एविडेंसेस अवेलेबल है। उसमें किया क्या गया इवेंट 201? इवेंट 201 में एक रखी, एक तरह की बोलते हैं ना कि अगर कोई वायरस आए तो क्या होगा, तो हम कैसे दुनिया बिहेव करेगी, प्रोटोकॉल जनरेट किए गए उस दिन के प्रोग्राम। कुछ घंटे का प्रोग्राम था, मेरे ख्याल से 4 से 6 घंटे का प्रोग्राम था। दुनिया भर की फार्मा कंपनियां थी, भारत की भी डेलीगेशन थी उसमें, सबके कम से कम 100 देश तो उसमें इन्वॉल्व थे और सारी दुनिया की बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों के नाम उसमें पड़े हैं। अगर आप आज भी जाके देखेंगे सबके लोगो लगे हुए। तो क्या वो, और सबसे खतरनाक बात ये थी 18 अक्टूबर 2019 को कोई कोरोना वायरस नाम की कोई चीज नहीं थी, तो वहां पर उस वायरस का नाम भी रखा गया नोवल कोरोना वायरस। तो कितनी बड़ी एविडेंस छोड़ गए, कोलैबोरेटिव एविडेंस, एकदम हार्ड एविडेंस है कि क्या आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब है कि क्या ये किया गया इस तरह से, और वो प्रोटोकॉल सेट किया और उसी को हम फॉलो कर रहे हैं आज। आज बड़ी विडंबना की बात है, जो प्रोटोकॉल उस दिन सेट किए गए, उस एक दिन वही सारी पहले, हाँ, और वही हमने। और देखिए, वायरस को मैंने जो सुना, जो मैंने आपको भी बताया था उस समय, मेरे को वायरस की बात भूटान में पता चली। मैं 11 नवंबर 2019 को राजा जी जो 4th किंग है वहां के, श्री हिज मैजेस्टी जिग्मे सिंगे वांगचुक, उनके बर्थडे पे, 64वें बर्थडे पे मैंने भूटान ब्रांडिश नाम की किताब अपनी उसकी विमोचन करवाई, उसको लॉन्च कराया रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ भूटान। जब मैं रिवर्स फ्लाइट पे आ रहा था, ड्रुक एयर में था, तो तब मुझे खाना फूसी में भूटानी लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, मित्रों ने कहा, और एक होटल में भी मेरे से कहा गया, ताज में रहा मैं, तो कहा गया कि अय्यर साहब, ये जो चीज है कि ये साला वुहान से एक वायरस आ रहा है और हमको डर लग रहा है इसका, क्योंकि हम तो छोटे से देश हैं, हमारा क्या होगा, भारत क्या क्या कर रहा है इसके। ये नवंबर 2019 की बात है। तो हमको कैसे पता चला कि इस तरह की चीज हो रही है, और हमारे इतने छोटे से नेबरिंग देश को इतनी मालूमात थी कि ये वायरस बहुत खतरनाक है, ये लैब में शायद बनाया गया, ऐसी खबरें आ रही हैं, और अगर ये इसका क्योर नहीं होगा तो हमारी जो पॉपुलेशन तो बड़ी छोटी सी है, 7.5 लाख की पॉपुलेशन है, हम लोग क्या करेंगे। भूटान इस भय से हमको पूछ रहा था। और मैं जब वापस आया दिल्ली में, मैंने जब उस किताब को न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में फिर से लॉन्च किया, तब भी ये बातें हमारे बीच में हुई। और कमाल की बात है, जब मीडिया फेडरेशन ने हमारे मार्केनॉमी को अवार्ड देने के लिए दिल्ली में मार्च में बुलाया, तब वो वायरस आ चुका था। मतलब आप समझिए, फुल फ्लेज फैल चुका था। अच्छा, मैं एक 2 और गंभीर सवाल है, मैं उसको ये करके फिर हम चर्चा करेंगे। आई थिंक आज के प्रोग्राम को शॉर्ट रखेंगे, फिर से हम राइट। नंबर 1 है कि क्या आपको जैसे जब लोकतंत्र आया था, यानी डेमोक्रेसी जब आई थी दुनिया में, उस वक्त डेमोक्रेसी एक डेवलपमेंट मॉडल था, लोगों को आजादी मिली थी, लोगों की ह्यूमन राइट्स दिया गया था। जब हम फ्यूडलिज्म से निकल के जब डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म की तरफ आ रहे थे, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ, यानी आज से 200-300 साल पहले, उससे भी पहले। क्या आपको लगता है जो लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी जिस बेस पे ये बनी थी कि ये फ्यूचरिस्टिक है, डेवलपमेंटल है और ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देती है, क्या वो खत्म होते हुए आ रहा है? ये जो मॉडल इमर्ज कर रही है कोरोना के बाद, जो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी की जो कॉम्बिनेशन है, ये कितना डेडली है कॉमन आदमी के लिए बनने वाला है आगे जाके? देखिए, ये मैंने इंडिया ब्रांडिश अपनी किताब में डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म टिंज्ड विद सोशलिज्म, DCTS की बात करी है अपने किताब इंडिया ब्रांडिश सुपर पावरिंग ब्रांड इंडिया 2022। जैसे अब्दुल कलाम साहब की किताब है इंडिया 2020, उसी प्रकार से हमारी किताब भी मानी जाती है, उस समय की 2003 में लिखी गई किताब है। और वो मैं आपको रिपीट करके कहता हूं कि उसमें ये मॉडल था कि हमें किसी तरह से आखिरी माइल के आदमी को भी हेल्प करना है। मतलब ये नहीं कि वो मेजोरिटेरियन रूल था, उसका माइनॉरिटी का इतना ये था कि सबसे आखिरी मील में जो आदमी खड़ा है या औरत खड़ी है, उसको हमें साधन पहुंचाने हैं। और ये आप सरप्राइज हो जाएंगे कि यही हम कहते हैं इसको लेफ्ट, हम कहते हैं इसको राइट, में मानता नहीं हूं। अंत्योदय जो स्कीम है, अंत्योदय का मतलब भी वही है कि आखिरी मील के पत्थर पे जो खड़ा होगा उसको आपको साधन पहुंचाना। हम उस मॉडल से अलग हो गए। अब हम कह रहे हैं हम सेंट्रलाइज सिस्टम लाएंगे, जिसमें हम कोई बच गया छूट गया हमें लेना देना नहीं, हमारा रूल बुक है उसमें चलिए। और इससे क्या होगा, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को बहुत बड़ा आघात पड़ेगा, क्योंकि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बात ये होती है कि वो सबके लिए होता है,
वो हर चीज के लिए होता है, वो हर इवन द माइनॉरिटी, आई वुड से द डाउन ट्रॉडन एंड द लीस्ट एक्सेसिबल पर्सन को भी आपको अप्रोच करना है। आज वो नहीं है बात। आज हम धीरे धीरे कह रहे हैं कि लेफ्ट आउट कर रहे हैं। हम अपने लोगों को 10% हो 20% हो, हम उनकी नहीं देख रहे हैं। हम कह रहे हैं मेजोरिटेरियन रूल लाएंगे, हम एक तरह से आपके ऊपर थोपेंगे, हमारे कानून रहेंगे, आपको ये मानना पड़ेगा। तो बहुत सारी सेंट्रलाइजेशन इन अ वर्ल्ड व्हिच वाज सपोज्ड टू सी, वी वर चैंपियंस ऑफ द कॉज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन सम टाइम बैक। हमने इसको हिंदी में भी कहा कि विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं। हमने विकेंद्रीकरण से हटने का प्रयास नहीं, हम उस तरफ चल चुके हैं। हम एक सेंट्रलाइज्ड ऑटोक्रेटिज्म की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही भयंकर चीज है। और ये खाली एक वायरस अगर हमारे साथ ऐसा कर सकता है, तो आपको हथियारों की लड़ाई नहीं लड़नी है। अब सबसे डेंजर है इसी तरह के पैंडेमिक आप फैलाते रहो, इसी तरह की चीजें करते रहो। कोई भी अगर वो कर रहा है, ठीक है, वो पूरी दुनिया को उस तरफ ले जाएगा जहां पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन दर बदर बढ़ती जाएगी, और बहुत डेंजर है इसके। और बिल्कुल। देखिए डेवलपमेंट तो पीछे रह गया। अब ये हो गया कि अब बात ये हो गई कि हम तो, हमारे पास ये साधन है, हम यही करेंगे। देखिए सरकारें बोलने लगी कि हमारे पास लिमिटेड साधन है, हम यही करेंगे। वो लॉसेस की बात करेंगी, वो और टैक्स करेंगी। आप देखिए टुडे द वर्ल्ड इकोनॉमी में किसी भी देश को देखिए, हाईएस्ट टैक्सेशन की तरफ जा रहे हैं। अब टैक्स लेवल इन जर्मनी इज अबाउट 50-55%। टैक्स लेवल इन अमेरिका इज ऑल्सो इन दैट लेवल। टैक्स लेवल इन मोस्ट ऑफ एशिया इज क्लोज टू 40%। उसमें भारत भी बचा नहीं है। अगर आप अपनी जीएसटी मॉडल को और बाकी टैक्स डिडक्टेड सोर्स एंड बाकी चीजों को मिलाएंगे, तो अब देखिए हमारी जो 30% के ऊपर तो टैक्स चल चुकी है। और तो अगर आप अभी देखिए, एक बहुत बड़ा हमारा एक त्रुटि हुई है, हमने एमएसएमई की डेफिनेशन हटाई, डेफिनेशन में फर्क लाया। अब देखिए जो पुराने पोर्टल से नए पोर्टल में जाने का 31 तारीख को मार्च को डेट था, 90% कंपनीज उसमें रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो क्या ऑटोमेटिक वो एमएसएमई सर्टिफिकेट आएंगे? नहीं आएंगे। तो अब एमएसएमई खत्म हो गए, उनकी इतनी औकात नहीं बेचारों की कि वो अपने को रजिस्ट्रेशन करने का समय नहीं होगा, या ऑफिस बंद हो गए। तो जो डेटा मिनिस्ट्री के बाद नए पोर्टल में आएगा, वो वाइप्ड आउट डेटा होगा। क्या उनके पास कोई तरीका है पता लगाने के लिए कि 60 मिलियन एसएमई था, हमारे 1.6 मिलियन कैसे हो गए? अच्छा, क्या कोई तरीका? आखिरी सवाल आज का डिस्कशन का मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने बीच में जिक्र किए थे कि जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, ऐसी जो बड़े बड़े वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या इनकी रोल और लिमिटेड होती जा रही है, या पोस्ट पेंडेमिक जो न्यू एक रीस्ट्रक्चर, ग्लोबल रीस्ट्रक्चर होने वाला है, वो स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, क्या शक्ल लेगा? देखिए इसमें बहुत बड़ा डेंजर ये एग्जिस्ट करता है कि if the 50 more powerful nations of the world या 25 most powerful nation of the world, a club of G25 और a G50 type emerges, वो फिर बाकी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहे। और ये बहुत बड़ा डेंजर है। इसमें क्या है कि माइट इज राइट वाली बात, और यही चीन करना चाहेगा। देखिए चीन आज भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दखल या अंदर घुसने से रोक रहा है। और ये बात तब से है जब एक्चुअली वी शुड हैव बीन द पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये तो वेस्ट को बहुत बड़ा सवाल है कि आपने उस समय जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, तब आपने जापान को काउंटर करने के लिए आपने एक तरह से चीन को अंदर डाल दिया, क्योंकि चीन उस समय चीन वॉज ऑन द रिसीविंग एंड। क्योंकि हम जानते हैं कि वो जो वर्ल्ड वॉर के पहले जो हुआ वो कहानी अलग थी, पर आज वही काम चीन कर रहा है दुनिया के साथ। क्या फर्क है उसमें बताइए आप मेरे से। अब आप उसी में भारत को नहीं आने दे रहा यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में, हमारी एंट्री नहीं है। तो अगर डेमोक्रेटिक नेशंस लाइक इंडिया, अमेरिका एंड मेनी ऑफ द अदर डेमोक्रेसीज डोंट गेट टुगेदर एंड डोंट फॉर्म अ मॉडल, आई एम टेलिंग यू द बिगेस्ट डेंजर इज वी आर गोइंग टुवर्ड्स एन ऑटोक्रेटिक रूल। बिकॉज अगर ये नया शेप आया, वो ऑटोक्रेटिक रूल का शेप आएगा, क्योंकि हमारे पर फेथ नहीं है। और कमाल की बात है, ग्लोबल सिटीजन चारों तरफ, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द सिटीजन इज लिविंग इन एन ऑटोक्रेसी और वेदर इज सिटीजन लिविंग इन अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप और सिटीजन इज लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, उनकी आवाज डेमोक्रेटिकली आ रही है कि हमें ये सिस्टम नहीं चाहिए, और इसकी कोई सुनवाई नहीं है। थैंक यू डॉक्टर अय्यर, वंडरफुल, आपसे डिस्कस करके बहुत सारा पॉइंट्स मुझे मिला। आज के प्रोग्राम हम यहीं तक करेंगे। थोड़ा सा समराइज करते हुए मैं अगर बात करूं, तो कोविड-19 पेंडेमिक जब शुरू हुआ, नेचुरली ये चाइना में सबसे पहले इसके प्रभाव देखा गया था। और चाइना का जो अप्रोच था, देखिए आप पूरी दुनिया में चाइना का अप्रोच उससे लड़ने का एक सिंपल तरीका था, वो था ऑटोक्रेटिक। वो मैसिव तरीके से लोगों को उसने आइसोलेट किया, घर पे बंद किया, लाठी चार्ज किया, और वो तमाम मिलिट्री और डिफेंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस्तेमाल करते हुए आम आदमी को घर पे बंद किया।
और एग्जैक्टली जब ये पेंडेमिक ग्लोबलाइज होने लगा यानी फैलने लगा पूरी दुनिया में, बाकी सारे कंट्री वही रूट फॉलो किया, एग्जैक्टली रूट फॉलो किया। उन्होंने नया कोई इनोवेटिव सोल्यूशन या नया कोई इनोवेटिव ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं एक्सप्लोर किए। हर कंट्री दुनिया का वही फॉलो किया। तो इससे एक अंदाजा लगा जा सकता है कि जो चीजें चाइना कर रही है, कहीं ना कहीं उसकी वो चाइना एक नए तरीके से डायरेक्शन देने की कोशिश कर रही है और पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर रही है। ये पहली बात। दूसरी बात, हमने ये देखा है पूरी दुनिया में कि किस तरह से इवन दिल्ली के सरकार, जो सबसे लिबरल सरकारों में से शायद माना जाएगा, जिनके पास कोई ना पुलिस है ना कुछ है, बिल्कुल एक दिल्ली जैसे सरकार यानी भारत की राजधानी की जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो भी एक ऑटोक्रेटिक अप्रोच लेके कोरोना को लड़ने का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था। तो ये हमें एक बहुत बड़ा लेसन देता है कि डेफिनेटली जो न्यू फीचर आने वाला है, जो न्यू समाज बनने वाला है कोविड के बाद, उसमें कहने की बहुत सारे ऑटोक्रेटिक एलिमेंट्स रहेगा। दूसरा बात, क्योंकि हर चीज जैसे डॉक्टर अय्यर ने अभी बताया कि सेंट्रलाइज होने वाला है। पहले, इससे जस्ट पहले, कोविड से पहले हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे थे, हम विलेज स्वराज की बात कर रहे थे। आज आप देखिए, एक तरह से हम लोग, हर इंडियन, हर दुनिया के आदमी पूरी दुनिया से कनेक्टेड है, ग्लोबलाइज्ड है। हम कह रहे हैं हम ग्लोबल सिटीजन है, क्योंकि इंटरनेट में आप दुनिया के किसी कोने की खबर ले सकते हैं, किसी कोने के किसी भी आदमी से चैट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। एक तरह हम ग्लोबलाइज्ड हो गए हैं। दूसरी तरफ आप अपने लोकल एरिया में जाके कंप्लेन नहीं कर सकते, आपकी अगर कोई बेसिक एमिनिटीज या बेसिक फैसिलिटी आपके घर पे नहीं तक पहुंच रही है। और आपको ऐसा कुछ, अगर बाई चांस कुछ बड़ा हादसा होता है, तो बहुत बड़ा कोई ऐसा सरकारी या प्राइवेट एजेंसी नहीं है जो आपको समाधान दे सकते हैं। अभी हम एम्स से होते हुए आ रहे हैं घर। एम्स में आपको अगर कोई बीमारी है और एम्स में अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो वो सिस्टम ऐसा बन गया है कि आपको 1 महीने से 1.5 महीने की वेटिंग पीरियड है एम्स में एक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लेने के लिए। अब ये बस अंदाजा लगाइए कि एम्स में अगर 1.5 महीने, आप अगर कोई सीरियस पेशेंट है, और एम्स नेचुरली सबसे अच्छे हैं, प्राइवेट में 90% इंडियन अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट हेल्थ केयर में। ऐसे हालत में एम्स के ऊपर अगर आप भरोसा करेंगे तो नेचुरली आप सफर करेंगे। तो इस तरह से, और इसका कोई तीसरा पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लगा, वो है कि जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशन, WTO, नाटो, ये कहीं ना कहीं अपने पावर ऑलरेडी कोविड से पहले भी लूज कर रहे थे, कोविड के बाद भी मैसिव तरीके से पावर लूज आउट किया है। और कहीं ना कहीं इन बड़े एजेंसी का जो फंडिंग एजेंसीज हैं यानी स्पॉन्सर्स हैं, वो आज मल्टीनेशनल कंपनीज और कॉर्पोरेशन हैं। तो यानी जो वर्ल्ड डायनामिक्स है, एक अगर चाइना सुपर पावर है, दूसरे तरीके से जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के बड़े बड़े सुपर हाउस, बिजनेस हाउसेस हैं, वो कहीं ना कहीं रूल करने वाले हैं। क्योंकि सिर्फ आप बिल गेट्स और वॉरेन बफेट के नेटवर्थ को अगर जोड़ेंगे, जो बिल गेट्स का नेटवर्थ आज $126 बिलियन है और वॉरेन बफेट का करीब 97-98 बिलियन डॉलर, इनको दोनों को अगर मिला दें तो 260-265 बिलियन डॉलर की जो टोटल है, ये साउथ एशिया माने इंडिया को छोड़ के ऐसे 10-15 छोटे छोटे कंट्री को अगर आप बना दे, एक साथ कर दे उनकी जीडीपी को, उससे भी बड़ा है। यानी वो लोग आज कई सारे कंट्री से कई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स बन के खड़े हैं और पावरफुल बॉडीज, एसोसिएशन बने। इन तमाम चीजों को मिला के ये खुल मिला के पॉइंट आती है कि यस, कोविड-19 पूरी दुनिया की सिस्टम को थोड़ी बहुत चाइनीज मॉडल की तरह ऑटोक्रेटिक बनाने की डायरेक्शन में जा रही है। थैंक यू। अगर पॉलिसी टाइम्स की इस तरह से डिस्कशन को आपको पसंद आता है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा मोटो है डेवलपमेंट जर्नलिज्म और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को लोगों के सामने पहुंचाना और एक्चुअल फैक्ट बेस्ड जर्नलिज्म को आपके सामने रखना। थैंक यू। कीप वॉचिंग द पॉलिसी टाइम्स।